आज हिंदी की कक्षा में हम गद्य खंड में से पाठ नंबर 2 मियाँ नसीरुद्दीन के प्रश्नोत्तर करेंगे। पेज नंबर 28-29 पाठ के साथ। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? क्यों? तो इसका उत्तर सुनिए। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो इसका उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन साधारण नान बाई नहीं है, वे खानदानी नान बाई हैं। उनके पास 56 टाइप्स की 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे तुनकी और रुमाली जैसी महीन रोटियां बनाना भी जानते हैं। महीन होता है पतली, काफ़ी पतली रोटियां बनाना भी जानते हैं। वे रोटी बनाने को एक कला मानते हैं और अपने आप को इस कला का उस्ताद कहते हैं। अब जो वे बातचीत कर रहे थे लेखिका से, तो उनका ढंग कैसा था? महान कलाकारों जैसा है। तो उनमें आत्मविश्वास और फक्कड़पन भरा हुआ था, इसलिए उनको नान बाइयों का मसीहा कहा गया है। इसमें आप थोड़ा सा अपना भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 2। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो बिल्कुल है कि वो उनके बारे में जानना चाहती थी। उनकी कितनी प्रकार की रोटियां होती हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारा न्यूज़पेपर में देना चाहती थी। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की कारीगरी को जानने और उसे प्रकाशित करने के उद्देश्य से वहाँ पर गई थी। इसलिए उन्होंने वहाँ जाकर मियाँ नसीरुद्दीन से रोटियां खरीदने की बजाय उनसे कुछ प्रश्न किए थे। और आप ये भी लिखोगे इसमें कि वह एक पत्रकार की हैसियत से वहाँ पर गई थी। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 3। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी? अब तक तो वहाँ आराम से बातें कर रहे थे ना, नसीरुद्दीन आराम से बातें कर रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही बादशाह के बारे में लेखिका थोड़ा खोद कर पूछना चाहती है, तो वो दिल यानी कि अपने काम की तरफ ध्यान बटा लेते हैं, लेखिका को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें आप लिखोगे कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसलिए कम होने लगी क्योंकि मियाँ ने ये सब बातें परंपरा से सुनी सुनाई थी। उसने भी सुनी हुई थी अपने खानदान के बारे में। उसे ठीक से सब बातों और तथ्यों का ज्ञान नहीं था। न तो उसने इन सब नामों और तथ्यों के महत्व को जाना था और न कभी उसे ज़रूरत पड़ी थी। इसलिए उसे खुद ही इन बातों के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने लेखिका को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया था, उनमें दिलचस्पी लेनी कम कर दी थी और वे उनके प्रश्न को सुनकर मुश्किल में पड़ गए थे। 4th है बेटा आपका, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको ये लिखना है कि जो मियाँ नसीरुद्दीन थे, वे पत्रकारों को क्या समझते थे? एक निठल्ला व्यक्ति समझते थे और अपने आप को बहुत ही काम करने वाला कामकाजी आदमी समझते थे। वे लेखिका के प्रश्नों को बार बार सुनकर वे पूरी तरह से उकता चुके थे, बोर हो चुके थे। इसलिए उन्होंने बातचीत को बीच में ही काटते हुए अपने कारीगर को संबोधित करते हुए कहा भी था, बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। तो ये क्या था कि एक तरह से लेखिका को इग्नोर करना था कि भाई मेरा अब आपकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। उन जो मियाँ नसीरुद्दीन थे, उनकी बातों में रुखाई स्पष्ट रूप से आ चुकी थी। और लेकिन जो लेखिका थी वे तो और पूछना चाहती थी उनसे। तो उनके मन में आया कि वे उनके बेटे बेटियों की बात पूछ लें, परंतु जो नसीरुद्दीन थे उनके तो काम में हरज हो रहा था, यानी कि नुकसान हो रहा था और वे पूरी तरह से लेखिका की बातों से उखड़ चुके थे। उनके चेहरे पर भी जो तनाव था वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब जब लेखिका उनसे फिर पूछती है, उनके कारीगरों के बारे में पूछती है, तो वो बड़ी ही तेज आवाज़ में एक स्पष्ट उत्तर देते हुए कहते हैं, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब,
गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, तो ये बुक में से लैंग्वेज आपको यूँ की यूँ लिखनी है। तो वे बताते हैं कि मैं खाली इनसे काम ही नहीं करवाता, इनको और भी मेहनतनामा मैं अच्छे से देता हूँ। अब लेखिका एक समझदार स्त्री थी, तो उन्होंने नसीरुद्दीन के चेहरे पर उभर आए तनाव की भीषणता को भांप लिया था। वे समझ गई थी कि अब यह कोई भी उत्तर देने वाला नहीं है। तो उसे प्रतीत हो गया था कि अब बेटियों का सवाल छेड़ा तो जो मियाँ जी हैं ये मुझे यहाँ से रुखसत कर देंगे, चले जाने के लिए कह देंगे। इसलिए इस अवसर पर यह सवाल टाले गए थे। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा आपका। फिर जो 5th है वो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको अच्छे से यह करवा रखा है, फिर भी एक बार आप सुन लीजिए। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है, आपको इसमें पूरा लिखना है। तो पाठ में लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि काफ़ी एज हो चुकी है तो उनका जो चेहरा था वो पका हुआ था। आँखों में कैया भोलापन और पेशानी पर मंझे हुए कारीगर के तेवर थे और वो बड़ी ही कुशलता से अपने कार्यों को कर रहे थे। अब इसमें अगला आपका आता है पाठ के आसपास। तो जो फर्स्ट प्रश्न है आपका इसका वह इम्पोर्टेंट है। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो इसमें आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ। मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी, आप डैश लगाएंगे, फिर नंबर 1 इसमें लिख देंगे। सबसे पहले बेटा वो क्या था, वे आत्मविश्वासी थे, आत्मविश्वास से भरपूर हैं। वे जो भी कार्य करते हैं पूरे विश्वास से करते हैं, जोर देकर करते हैं और अदाकारी से करते हैं। वे पत्रकार या जो महिला थी यानी कि कृष्णा सोबती को अपने सामने देखकर भी घबराते नहीं हैं और ना ही हकलाते हैं, यानी कि बिल्कुल बिना डरे वे उनकी बातों के उत्तर दे रहे थे। दूसरा आप इसमें लिखेंगे वे अपने काम में गहरी रुचि लेते हैं। जब वो लेखिका से बातें कर रहे थे तब भी उनका ध्यान अपने काम में ही पूरी तरह से लगा हुआ था। तीसरा, वे किसी अपने शागिर्द का शोषण नहीं करते, जो उनके यहाँ कार्य करते थे ना उनका शोषण नहीं करते थे। वे उन्हें पूरा सम्मान और पूरा वेतन देते थे। एक मियाँ नसीरुद्दीन की आप ये बात भी लिखेंगे कि वे अपने ख़ानदान के बारे में अच्छा ही बोलते थे। वे अपने वालिद को और अपने दादाजी को भी काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो इस तरह से वे अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए, तालीम क्या होता है? यहाँ दूसरी बार आए तालीम का अर्थ है अनुपालना, मश्क, यानी कि उदाहरण की तरह देखिए आप, अनुपालन के साथ साथ वाक्य विन्यास देखिए, तालीम की अनुपालना ही बड़ी चीज़ होती है। वैसे तालीम का अर्थ यहाँ पर शिक्षा भी होता है। फिर तीसरा है आपका मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया है। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? अब आप बच्चे अपने आप को ही देखिए, अगर किसी की फादर की शॉप है तो आप बिल्कुल भी शॉप पर नहीं बैठना चाहेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे, इंसल्ट महसूस करेंगे। तो ऐसा है, आप माने या ना माने। तो लेकिन पहले क्या था कि जो माता पिता कार्य करते थे बच्चे भी वही कार्य करते थे। तो आजकल क्या है, आजकल भी बहुत से लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को अपना लेते हैं। जिनके घरों में अच्छे धंधे हैं वे अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपना रहे हैं, लेकिन जिनके व्यवसाय छोटे हैं, जिनमें लाभ या सम्मान कम है, वे आजकल लोग नहीं अपनाते, उनको अपनाने से कतराते हैं। जो शिक्षा का फिर यहाँ पर क्या था कि लोगों में एजुकेशन भी ज़्यादा हो चुकी है, शिक्षा भी ज़्यादा आ चुकी है, तो शिक्षा का प्रसार भी
पारंपरिक धंधा न अपनाने का एक दूसरा कारण है। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वे क्या करते हैं, किसी तकनीकी या शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना चाहते हैं, वे अपने पैतृक व्यवसाय को नहीं अपनाना चाहते। अब माता पिता भी क्या करते हैं, चाहे खुद पढ़े हों ना पढ़े हों, खुद जैसे गरीबी में रहते हों, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक सफल इंसान बनाना चाहते हैं, तो वे भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, प्रशासक आदि बनाना पसंद करते हैं। इसी कारणों से जो लोग हैं वे अपने जो खानदानी पेशा है उसमें रुचि नहीं लेते। फोर्थ है आपका, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, वह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। ये मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा था लेखिका कृष्णा सोबती से। मियाँ नसीरुद्दीन का यह कहना है कि जो अखबार नवीस होते हैं वे खोजियों की खुरापात है, और यह बात बिल्कुल ठीक है। इस वाक्य के भी दो अर्थ हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। सबसे पहले मैं आपको नकारात्मक बता देती हूँ। जो नकारात्मक अर्थ यहाँ पर हम यह ले सकते हैं कि जो अखबार नवीस होता है वह अपना अखबार चलाने के लिए व्यर्थ की बातों को भी तूल देता है। वे नई नई बातें खोज खोज कर लोगों के सामने लाते हैं और ऐसी बातें लाते हैं जिससे लोगों में सनसनी पैदा हो, हड़कंप मच जाए और उनका अखबार खूब चले। जैसे आजकल टीवी चैनल पे एक आता है, वो पता नहीं इस पूरा दिन कहाँ से ऐसी खबरें लाते हैं और ऐसी इस तरीके से सुनाते हैं कि जैसे भारत और चाइना का युद्ध तो अभी हो ही जाएगा। जैसे ये जो अब ये अपना कोविड चला हुआ है, अभी लोग मर ही जाएंगे या अभी इसकी मेडिसिन आ ही जाएगी। तो इस तरीके से वो चलाते हैं, और सिर्फ किस लिए, ताकि जो उनका चैनल है वो काफ़ी प्रोग्रेस करे। अब इसकी सकारात्मक पहलू देखिए इसका, अगर अखबार ना हो तो क्या आपको समाचार पता चलेंगे? वो अलग बात है कि टीवी है, लेकिन यहाँ अखबार का बताना है। तो जो अखबार नवीस होते हैं वे नई नई सूचनाओं को खोजकर संसार के सामने लाते हैं तथा प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। उनके कारण ज्ञान का विस्तार होता है। सुबह उठते ही बेटा कुछ को तो इतनी गंदी आदत होती है या अच्छी आदत होती है कि बिना न्यूज़पेपर तो उनका सवेरा ही नहीं होता है। अब इसमें आपका है, यानी कि जो और प्रश्न है वो आप खुद करेंगे, और इनका जो मैंने करवाया है जिस बच्चे ने ना लिखे हो तो वो अपनी नोटबुक में इनको फिर से कर लेना।